लोगों के पास दो, एक आपके पास है आपकी रोसन विल्सन और दूसरी आपके पास है स्नेल्स का रिव्यू, ठीक है। और जो तीसरी चीज होगी वो इंशाल्लाह जो मैंने स्लाइड्स हमने प्रिपेयर की हुई हैं वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जी क्या किस हिसाब से करना है, एनाटॉमी में है क्या 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 चीजें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो बेटा आप लोगों के यूएचएस करिकुलम के मुताबिक आप लोगों के पास टोटल आपके 8 टॉपिक्स हैं, जिसको अगर मैंने अपने हिसाब से जिस तरीके से किया था तो मैंने इसकी बनाई थी 2 डिवीजन्स, जिस तरह मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में बताया। आप 2 डिवीजन बना ले। एक आपके पास मेजर टॉपिक्स आते हैं जिनमें आपका सबसे पहले आता है मस्कुलोस्केलेटल, जिसमें आपने बोन्स पढ़नी है, आपने जॉइंट्स पढ़ने हैं, आपने मसल्स पढ़ने हैं। फिर आपके पास दूसरा टॉपिक आता है आपका नर्वस सिस्टम, जिसमें आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्व्स और ये सारी चीजें पढ़नी। और थर्ड नंबर पर आपके पास आता है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें आपने अपना हार्ट पढ़ना है और अपनी बॉडी की सारी वास्कुलर सप्लाई। इसके बाद जो आगे टॉपिक्स आते हैं उसमें आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है, जो कि मैं समझता हूँ माइनर टॉपिक है। आपका स्किन का टॉपिक आ जाता है, रेस्पिरेटरी है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है और आपका जेनिटोजेनिक, जो कि बाकी जो मेजर टॉपिक में इसलिए नहीं कह रहा कि इसमें से एमसीक्यू ज्यादा आती हैं या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लेंथी बहुत है, इनमें काम करने वाला ज्यादा है। रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और जेनिटोजेनिनरी और स्किन और इंट्रोडक्शन, तो ये चीजें इतनी ज्यादा मतलब कम है इसमें क्वांटिटी। ये 5 टॉपिक्स जल्दी हो जाते हैं बनिस्बत उन 3 टॉपिक्स के जिनके ऊपर बहुत ज्यादा हमें टाइम लगता है। सो ये डिफरेंट चीजें हैं, इंशाल्लाह आपको टाइम के साथ साथ करेंगे। तो अभी स्क्रीन में अपनी शेयर करता हूं और आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हार्ट का। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, वंस अगेन बच्चों आप लोगों के पास चीजें सिंपल हैं। एनाटॉमी आप लोगों ने सिंपल, बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पढ़ें, अगर आप लोग थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट शो करें तो आप लोगों को बहुत इजीली चीजें याद हो जाएंगी। वंस अगेन इसमें भी 2 तरह की चीजें हैं, एक आपका है जनरल कंसेप्ट और एक आपकी है जनरल बुक की लाइंस। अब चूंकि एमसीक्यूज होता है, बाज दफा सिंपल बुक की लाइन पूछ लेगा कि हार्ट है तो वो कहां पर पड़ा हुआ है जी, मीडियस्टाइनम में पड़ा हुआ है। और बाज दफा बहुत मुश्किल टर्म्स भी पूछ लेगा, लाइक अगर सल्कस टर्मिनालिस है या क्रिस्टिया टर्मिनालिस है या आगे जो हम डिफरेंट पढ़ेंगे, तो दोनों चीजें। अब हमने कोशिश ये की है कि आप लोगों को सिर्फ रोसन विल्सन पे ना रखा जाए, रोसन विल्सन के साथ साथ इसके अंदर स्नेल्स के रिव्यू से चीजें ऐड की गई हैं। आप लोग खुद अभी टॉपिक जब आप पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप लोग खुद इस चीज को नोट करोगे कि ये सिर्फ चीजें बेसिक नहीं है, क्योंकि रोशन विल्सन थोड़ा सा बेसिक लेवल पर आ जाती है, रिवीजन लेवल पर आ जाती है। तो ये उससे एक नहीं 2 स्टेप आगे की चीज है, ताकि आप लोगों को आसानी से चीजें याद भी हो जाए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें याद हो। लाइक यूएचएस पेपर बनाता है तो आप बच्चे कहते हैं जी आपने तो कहा था रोशन विल्सन पढ़े तो हमारा सारा पेपर हो जाएगा, और हमारा तो पेपर आया ही मुश्किल। ठीक है, क्योंकि यूएचएस हर साल कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। हमारी दफा क्या हुआ, एनाटॉमी फिजियो का पेपर आया बहुत आसान, बहुत इजी। और जब पैथोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का पेपर आया तो पैथोलॉजी के 45 एमसीक्यूज में से 41 एमसीक्यूज जो थे वो हमारे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अब तक तो आपको पता चल गया होगा क्या होती हैं। एक पेशेंट आया, उसमें ये हैं, आपने डायग्नोज करना है। तो वहां पे हमारा पेपर बहुत मुश्किल हो गया। और उसके बाद जब कंप्यूटर बीएस का पेपर था तो वो नॉर्मल था। अब इसके बाद जब हमारे जो जूनियर थे इनके साथ इस तरह हुआ कि चूंकि 2 पेपर थे तो एक पेपर आसान, एक पेपर मुश्किल, यानी कि एक ही पेपर के अंदर एनाटॉमी इजी आ गया तो फिजियो मुश्किल आ गया, बायोकेमिस्ट्री मुश्किल आ गया तो पैथो आसान आ गया। तो इस तरीके से सो यूएचएस कुछ भी कर सकता है। आप लोग ये नहीं कह सकते कि हमने इतना किया था, हमने तो बहुत पढ़ा था या हमने नहीं पढ़ा था। नहीं, ये चीजें चूंकि मैं हमेशा कहता होता हूँ कि नॉलेज की बाउंड्रीज कोई नहीं होती। सो जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा ये इतना अच्छा है। बाज दफा ये भी होता है कि एक स्टूडेंट ने पेपर से एक रात पहले कोई 10 एमसीक्यूज पढ़ लिए ऐसे किसी नोट से, और अगले दिन लकीली उसके पेपर में वो एमसीक्यूज आ गए और वो कहता है वाह 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 मेरा तो काम बन गया, मैं तो पास हो गया। एक स्टूडेंट बेचारा स्नेल्स भी की, रोशन विल्सन भी की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मेरे नजदीक और आप हम सबके नजदीक कामयाब स्टूडेंट वो है जिसने ज्यादा नॉलेज गेन किया है। क्यों? क्योंकि उसको आने वाली लाइफ में उसका नॉलेज उसके लिए हेल्पफुल साबित होगा। सो चलें टाइम जाया किए बगैर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, हार्ट के बारे में कुछ बेसिक चीजें जैसा कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं।
ये बचपन नहीं, चले थोड़ा सा पीछे में चला गया, थोड़ा सा आगे आते हैं। अगर मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक से हम लोगों ने एटलीस्ट हार्ट को स्टार्ट किया है। सो हार्ट के बारे में देखा जाए तो हार्ट इज अ रफली कॉन शेप्ड hollow muscular organ. It is about 10 centimeter long and it is about the size of owner's fist. Basic चीजें जो कि आपको पहले से ही पता है. Its weight about 225 grams in women and is heavier in men about 310 grams. Position of the heart. Heart की position के बारे में देखते हैं. Heart lies in the thoracic cavity in the middle mediastinum. Mediastinum का बच्चों आपको यहाँ पर concept होगा. सिंपल मीडियास्टाइनम उस स्पेस को बोलते हैं जो हमारे दोनों लंग्स के दरमियान एम्प्टी स्पेस होती है, उसको मीडियास्टाइनम बोलते हैं। ठीक है, अब इस मीडियास्टाइनम को भी हमने डिवाइड किया होता है 3 पोर्शंस में, सुपीरियर मीडियास्टाइनम, मिडल मीडियास्टाइनम एंड इंफीरियर मीडियास्टाइनम। तो जो मिडल मीडियास्टाइनम है हमारा हार्ट उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इट लाइज ऑब्लिक्वली अ लिटिल मोर टू द लेफ्ट देन द राइट, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर होता है। The apex is about 9 centimeter to the left of the middle line at the level of 5th intercostal space. अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो बेसिक आप लोग ये देख रहे हो ना, यहाँ पर आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखनी है वो ये वाले पॉइंट्स हैं। 5th इंटरकोस्टल स्पेस, आपके पास वर्टिब्रा लेवल्स आएंगे कि हार्ट किस वर्टिब्रा के लेवल पर पड़ा हुआ है, किडनीज किस वर्टिब्रा के लेवल पर पड़ी हुई है, लिवर किस वर्टिब्रा। तो बाज दफा सिंपल ये बेसिक एमसीक्यूज बन जाता होता है। ठीक है, सो आप लोगों ने ये जो बेसिक है इसमें इन चीजों को अच्छे तरीके से याद रखें। ये देखें जी, हम आगे ये हम साइड व्यू देख रहे हैं, ये आपके पास आगे पड़ी हुई है स्टर्नम। ठीक है, ये स्टर्नम की बॉडी है, ये ज़ीफॉइड प्रोसेस है। इस दोनों तरफ हमारे पास लंग होंगे, एक उस तरफ एक इस तरफ। इनके दरमियान की जो स्पेस है यहाँ पर पड़ा हुआ है हमारे पास हार्ट। तो हार्ट में ये देख लें, ये मीडियास्टाइनम पूरी स्पेस बन गई, ये सुपीरियर मीडियास्टाइनम, मिडल मीडियास्टाइनम एंड देन इंफीरियर मीडियास्टाइनम। सो ये हमारा हार्ट यहाँ पर मिडल मीडियास्टाइनम के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑर्गन एसोसिएटेड विद हार्ट, अभी तक स्टिल हम अपनी बेसिक चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए हार्ट है क्या चीज, पड़ा कहाँ हुआ है और क्या क्या इसके रिलेशंस हैं। इंफीरियरली जो देखा जाए तो हमारा जो हार्ट है, जो एपेक्स होती है, ये रेस्ट करती है सेंट्रल टेंडन्स ऑफ द डायाफ्राम। डायाफ्राम प्रेजेंट होता है उसके इंफीरियरली, जो हमारे पास डायाफ्राम इसके इंफीरियर रिलेशन में आता है। यहां से हम देखते हैं, देखें ये हमारे पास आ गया हमारा डायाफ्राम नीचे, और ये हमारे पास आगे हमारे हार्ट की एपेक्स। ठीक है, अगर बात की जाए लेटरल रिलेशंस की तो सिंपल है कि दोनों साइड्स पे हमारे पास पड़े हुए हैं लंग्स। अगर बात की जाए सुपीरियर रिलेशंस की तो इसके पास आ जाती हैं ग्रेटर ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है अयोटा, आ जाता है हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा आ जाता है। तो जो हमारे पास ग्रेटर ब्लड वेसल्स हैं ये इसके पास सुपीरियर रिलेशन में आ जाती है। अगर इंफीरियर रिलेशन की बात की जाए तो पीछे हमारे पास इसोफेगस और जो हमारे पास ट्रेकिया है ये इसके इंफीरियर रिलेशंस में आता है। और अगर हम बात करें एंटीरियर रिलेशंस की, इसके आगे की, तो अभी हमने पिछली डायग्राम में भी देखा कि इसके आगे हमारे पास होती है स्टर्नम, इंटरकोस्टल मसल्स आ जाएंगे हमारे पास, रिब्स आ जाएंगी। तो ये चीज अब हम यहाँ पर देखते हैं, इंफीरियरली हमारे पास आ गया डायाफ्राम, सुपीरियरली हमारे पास आ गए ग्रेट ब्लड वेसल्स जिसमें अयोटा, सुपीरियर वेना कैवा, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। पोस्टीरियरली पीछे की तरफ बात की जाए तो इसोफेगस, ट्रेकिया, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, डिसेंडिंग अयोटा, इंफीरियर वेना कैवा एंड थोरेसिक वर्टिब्रा। लेटरली बात की जाए तो दोनों लंग्स हैं, और इंटीरियरली बात की जाए तो स्टर्नम, रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स। सो यहां तक था हमारा बेसिक। अब हम चलते हैं अपने हार्ट की तरफ। हार्ट को पढ़ने से पहले हम देखेंगे हार्ट की वॉल्स, के हार्ट की किस चीज से मिलकर बना हुआ है, और फिर उसको इंटीरियरली उसको पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने 3 लेयर्स हार्ट की जो हैं उनको याद रखना है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। जो हमारे पास 3 लेयर्स हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। सबसे पहले बात करते हैं आउटर मोस्ट लेयर की, जो कि है हमारे पास पेरिकार्डियम।
पेरिकार्डियम में भी यहाँ पर आपने देखना है कि आपके पास दो लेयर्स होती हैं, एक हमारे पास लेयर होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक हमारे पास होती है सीरस पेरिकार्डियम। ये दोनों सीरियस हैं। बाहर वाली फाइब्रस पेरिकार्डियम जो कि फाइब्रस टिश्यू की मिलकर बनी होती है। जो सीरस पेरिकार्डियम है, इसको सीरस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके दरमियान सीरस फ्लूइड होता है या पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं इसको। ये आगे फर्दर दो लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। अगर इसको सिंपली देखा जाए तो एक बैलून लें, बैलून के अंदर आप थोड़ा सा पानी डालें और उसके अंदर अपनी मुट्ठी डाल दें, तो आप देखेंगे कि वही बैलून एक लेयर बनाकर राउंड बैक करके वापस आकर दूसरी लेयर बनाएगा। सो सिंपली ये होती एक ही लेयर है और ये घूम कर आकर दूसरी लेयर बना देती है। सो बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम और जो अंदर वाली होती है जो कि मायोकार्डियम के साथ होती है, इसको हम बोलते हैं विजरल पेरिकार्डियम। इनके दरमियान सीरस फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। आगे हमारे पास स्पेस आती है मायोकार्डियम जो कि कार्डियक मसल्स होती है। ठीक है, इसके अंदर कार्डियक मसल्स वही जो हमने पढ़े हुए हैं, नॉन वॉलेंटरी स्टेरिएटेड मसल्स होते हैं हमारे पास। और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है हमारे पास वो हमारी होती है हमारी एंडोकार्डियम। इसको मैं आपको दिखाता हूँ अपनी दूसरी जो है हमारे पास, मैंने इसको वेबसाइट पर भी ओपन किया हुआ है, वहां पर हम इसको देखते हैं। ओके, तो यहां से हम जाए, सॉरी मेरी वॉइस जो थी वो बंद थी। ओके, ये आप देखें हार्ट को, ये आपका 3D स्ट्रक्चर है। यहाँ सबसे बाहर आपके पास प्रेजेंट है आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम के बाद आपके पास है पैराइटल पेरिकार्डियम, फिर विजरल पेरिकार्डियम, देन मायोकार्डियम एंड देन आपके पास आती है आपकी एंडोकार्डियम। सो ये आपके पास आ गई हार्ट की लेयर्स। अब हम चलते हैं अपने हार्ट की तरफ। सबसे पहले हम अपने हार्ट की जो बेसिक चीजें हैं, जो जनरल कंसेप्ट्स हैं, हम उनको क्लियर करते हैं। देन हम अपनी स्लाइड्स की तरफ मूव करेंगे ताकि वहां से हम उसको रीड करते जाएं चीजों को और फिर हम अपने हार्ट के टॉपिक को कंप्लीट कर लें। बेटा ये हमारा हार्ट का 3D स्ट्रक्चर, सबसे बेहतरीन विजुअलाइजेशन आपको होगी। ये देखें, ये आपके पास आ गया आपका राइट एट्रियम और ये आपके पास आ गया आपका राइट ऑरिकल। ऑरिकल जो होता है बेसिकली एक आउट पोचिंग होती है राइट एट्रियम की ही, या ईयर लाइक स्ट्रक्चर होता है राइट एट्रियम का जो कि इसके साथ अटैच होता है। इन दोनों के दरमियान जहां पर राइट एट्रियम है और ये आपके पास राइट ऑरिकल है, दरमियान में एक हमारे पास सल्कस बनता है जिसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। जो ये ग्रूव बनता है, ये सल्कस बनता है, इसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। अगर इसी को हम देखें हमारे पास, अगर हम अंदर से देखें तो ये रिजिड मसल बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टिया टर्मिनालिस। बाहर से यही चीज आपके पास सल्कस टर्मिनालिस और अंदर से यही चीज आपके पास क्रिस्टिया टर्मिनालिस। अब अगर बात की जाए राइट ऑरिकल की, राइट ऑरिकल को हम आइसोलेट करते हैं, ये हमारे पास सिर्फ एक राइट ऑरिकल है। अगर हम इसके अंदर मसल्स की बात करें तो जो इसके अंदर के मसल्स होते हैं हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास पेक्टिनेट मसल्स, रफ मसल्स होते हैं। अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको रफ मसल्स नजर आ रहे होंगे, रिजिस बनी नजर आ रही होंगी, इनको हम बोलते हैं पेक्टिनेट मसल्स। और वंस अगेन यहाँ पर आपके पास सल्कस टर्मिनालिस और अंदर से जो है आपके पास वो क्रिस्टिया टर्मिनालिस। नीचे आपके पास आ जाता है आपका राइट वेंट्रिकल। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आप नोट करें कि आपके पास जो आपकी एंटीरियर सरफेस है, ये सारी की सारी जो आपके पास एंटीरियर है, इसके ऊपर मेजर पोर्शन आपका राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम का है। आप देखें लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास थोड़ा सा पोर्शन ही सिर्फ आगे की तरफ है,
बाकी सारा का सारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये देखें यहां से सारा का सारा ये पीछे की तरफ है। सो अपने राइट वेंट्रिकल की तरफ चलते हैं। राइट वेंट्रिकल की अगर हम बात करें तो हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों जुड़े होते हैं एट्रियो वेंट्रिकल सल्कस, ठीक है। बीच में इनके दरमियान में एक ओपनिंग होती है जिससे सारा का सारा ब्लड राइट एट्रियम से आता है हमारे पास राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के अंदर हमारे पास 3 तरह के मसल्स फर्दर होती हैं। इसके अंदर जो हमारे पास मसल्स होती हैं जो कि रिजिस बनती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रिबेक्युली कार्नी। ट्रिबेक्युली कार्नी। अगर मैं आपको यहां से थोड़ा सा शो करवाने की कोशिश करूं, जो कि ज्यादा अच्छे तरीके से तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम इसको यहां से विजुअलाइज करें। सो दिस इज इट। ये सारा का सारा बच्चों आपका राइट वेंट्रिकल है। अब देखें ये राइट वेंट्रिकल में आपके पास ये नीचे आपके पास जितने मसल्स हैं ये ट्रेबेक्युली कार्नी। इसी ट्रेबेक्युली कार्नी के आगे 3 मसल्स अलग होती हैं। ये वाले जो मसल्स हैं हमारे पास ये कहलाते हैं पैपिलरी मसल्स। नीचे जो आपके पास हैं दूसरे मसल्स मॉडरेटर बैंड, और कुछ मसल्स होंगे जो कि सिंपल रिजिस बनाएंगे, उनको हम कहते हैं कि ये सिंपल रिजिस हैं ट्रेबेक्युली कार्नी की। सो कौन कौन से मसल्स हो गए हमारे पास? पैपिलरी मसल्स, मॉडरेटर बैंड्स और सिंपल रिजिस। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ये देखें ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है, और ये आपके पास है कॉर्डाई टेंडनी, जिनके थ्रू ये कॉर्ड्स हैं कि जिनके थ्रू आपके ट्राइकस्पिड वाल्व आपके पेपिलरी मसल्स ऑफ द राइट वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट हुई होती हैं, जिसके थ्रू ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपकी होती है। सो राइट वेंट्रिकल के अंदर हमने देखा ट्रिबेक्युली कार्नी, पेपिलरी मसल्स, मॉडरेटर बैंड और कॉर्डाई टेंडनी। सो चलें अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। अब हम देखते हैं हमारे जो वॉल्स हैं हार्ट की उनको, और जो हमारे पास हैं हार्ट के स्ट्रक्चर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिकार्डियम हमने देख लिया। पेरिकार्डियम एक फाइब्रोसीरस सैक है, यानी कि फाइब्रस लेयर भी है और सीरस लेयर भी है, जो कि इनक्लोज करती है हार्ट को और द रूट्स ऑफ द ग्रेटर वेसल्स को। इसका फंक्शन क्या है कि ये रेजिस्ट करती है एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द हार्ट एज ए होल, ताकि हार्ट की एक्सेसिव मूवमेंट ना हो और हार्ट एक लिमिट मूवमेंट शो करे। उसके बाद कहता है कि द पेरिकार्डियम लाइज विद इन द मिडल मीडियस्टाइनम पोस्टीरियर टू द बॉडी ऑफ द स्टर्नम। आगे स्टर्नम की बॉडी होती है और पिछली तरफ 2nd to 6th कॉस्टल कार्टिलेज, और एंटीरियर साइड पर 5th to 8th थोरेसिक वर्टिब्रा इसके प्रेजेंट होती है। ये देखें फिर से आपके पास ये वही डायग्राम आ गई। सबसे बाहर फाइब्रस पेरिकार्डियम, फिर पेराइटल लेयर, विजरल लेयर, मायोकार्डियम और फिर एंडोकार्डियम। अब बात करते हैं आगे। द पेरिकार्डियम इज कंपोज्ड मेड अप ऑफ 2 सैक्स, द आउटर सैक द फाइब्रस पेरिकार्डियम व्हिच कंसिस्ट ऑफ द फाइब्रस टिश्यूज। द फाइब्रस पेरिकार्डियम इज कंटिन्यूअस विद द ट्यूनिका एडवेंटिशिया ऑफ द ग्रेट ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल हैं, जब आप आगे चल के ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी भी डिफरेंट लेयर्स होती है। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है, क्योंकि वो हमारे पास ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड है, तो वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो उनकी वेसल लेयर होगी, हमारे पास जो हमारी फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये उसी के साथ कनेक्ट होगी। एंड इट इज एडहेरेंट टू द डायाफ्राम बिलो, जो नीचे से डायाफ्राम है ये उसके साथ जुड़ी होगी। उसके बाद कहते हैं द फाइब्रस पेरिकार्डियम इज अटैच्ड इन फ्रंट टू द स्टर्नम, फ्रंट वाली साइड से स्टर्नम के साथ स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट होता है जो कि इस फाइब्रस पेरिकार्डियम को स्टर्नम के साथ जोड़ता है। आगे चलें, द इनर सैक कंटिन्यूअस ऑफ द डबल लेयर, वही बात जो मैंने आपको बताई कि सीरस मेम्ब्रेन है, डबल लेयर बनेगी, पेराइटल लेयर बनेगी और विजरल लेयर बनेगी। रिफ्लेक्टेड होती हैं जो कि रूट्स ऑफ द ग्रेट ब्लड वेसल्स टू बिकम कंटिन्यूअस विद द विजरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। वही लेयर घूमकर वापस आएगी और वही लेयर आकर विजरल लेयर बना देगी। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होगी उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम, और जो वहां पर फ्लूइड होगा उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विजरल पेरिकार्डियम जो है इसको हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं। बाज़ दफा स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो हार्ट की आउटर लेयर को एपिकार्डियम लिख देते हैं, जबकि आउटर लेयर हमारे पास फाइब्रस पेरिकार्डियम है, फिर अंदर सीरस है, सीरस में भी 2 हैं, पेराइटल और विजरल। जो इसका विजरल है उसको हम एपिकार्डियम बोलते हैं।
पेरिकार्डियल साइनसेस बच्चों, बेसिकली यहाँ पर साइनस का कंसेप्ट आपने समझना है। साइनस एक ओपनिंग को कहते हैं। होता यह है कि हमारा हार्ट है, अब हार्ट को भी ब्लड सप्लाई अपनी तो चाहिए, हार्ट भी जाहिर है उसने अपनी फंक्शनिंग करनी है तो उसको भी ब्लड चाहिए। अब हार्ट के पास ब्लड पहुंचा तो दिया, कोरोनरी आर्टरी नहीं है, वो आगे हम जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे सारी जो ब्लड सप्लाई है हार्ट की। अब उस ब्लड ने वापस आना है हार्ट के अंदर, तो वो छोटी छोटी वेन्स आपस में मिलते 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 एक ग्रेट वेन बना देंगे, एक लार्ज वेन बना देंगे, और वो लार्ज जो वेन होगी वही ओपन हो जाएगी हमारे पास राइट एट्रियम के अंदर। तो उस ओपनिंग को, उस वेन को हम बोलेंगे हमारे पास ये पेरिकार्डियल साइनसिस है। दो साइनसिस होते हैं हमारे पास, एक ओब्लिक साइनस और एक हमारे पास ट्रांसवर्स साइनस। तो देखते हैं हम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, हार्ट की पोस्टीरियर सरफेस पर रिफ्लेक्शन ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम के अंदर लार्ज वेन्स आती हैं, रिसेस बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ओब्लिक साइनस। और आल्सो ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर ही हमारे पास ट्रांसफर साइनस होता है, जो कि शॉर्ट पैसेज होता है, लाई करता है बिटवीन द सीरस पेरिकार्डियम अराउंड द आयोटा एंड द पल्मोनरी ट्रंक एंड द रिफ्लेक्शन अराउंड द लार्ज वेन्स। इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास कोई इतनी खास नहीं होती, लेकिन इनका फंक्शन सिर्फ यही होता है कि हार्ट से इन्होंने सारा का सारा ब्लड जो है थ्रू वेन्स इन्होंने लेकर वापस आना है। ये देखें, ये हमारे पास ओब्लिक साइनस है और ये हमारे पास ट्रांसवर्स साइनस है। नर्व सप्लाई, ये चीजें आपके पास सिंपल हैं, आपने याद रखना है कि आपके पास फाइब्रस पेरिकार्डियम और पेराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, इनको जो सप्लाई होती है वो फ्रेनिक नर्व से होती है, और जो विजरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम है इसको हमारे पास सिंपैथेटिक ट्रंक की कुछ ब्रांचेस और हमारे पास वागस नर्व की जो है इसको स्टिमुलेट करती है। अब आ गया जी आपके पास मायोकार्डियम। मायोकार्डियम कंपोज्ड ऑफ द स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स फाउंड ओनली इन हार्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं, कार्डियक मसल्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं ये आपस में ब्रांचिंग इनकी हुई होती है, लेकिन इतनी क्लोज ब्रांचिंग हुई होती है कि ये सारे के सारे सेल्स अलग नजर नहीं आते, तो ये एक शीट की तरह ही नजर आती हैं। और चूंकि ये एक शीट की तरह ही नजर आते हैं, इसलिए हमें हर सेल को अलग अलग नर्व सप्लाई देने की जरूरत नहीं होती, कुछ ही सेल्स को नर्व सप्लाई आती है और पूरा का पूरा जो एक हार्ट मसल है वो पूरा का पूरा कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन शो करता है। सो ईच फाइबर हैज अ न्यूक्लियस एंड वन और मोर ब्रांचेस। द एंड ऑफ देयर सेल्स एंड देयर ब्रांचेस आर इन अ वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट, बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट होता है विद द एंड्स एंड ब्रांचेस ऑफ द एडजेसेंट सेल, अपने साथ वाले सेल के साथ। माइक्रोस्कोपिकली दीज जॉइंट्स और इंटरकलेटेड डिस्क आर थिकर डार्कर लाइंस देन द स्टेरिएशंस, यही डार्कर लाइंस, यही जॉइंट्स हमें स्टेरिएशंस की फॉर्म में नजर आती है। दिस अरेंजमेंट गिव्स कार्डियक मसल द अपीयरेंस ऑफ बीइंग अ शीट ऑफ द मसल्स, एंड बिकॉज ऑफ एंड टू एंड कंटिन्यूटी ऑफ द फाइबर ईच वन डज नॉट नीड टू हैव अ सेपरेट नर्व सप्लाई। इनको सेपरेट नर्व सप्लाई की जरूरत नहीं होती, एक ही नर्व सप्लाई आती है जो कि पूरे के पूरे मसल को स्टिमुलेट करती है। थिकेस्ट इन चीजों के ऊपर इतना ज्यादा फोकस इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि ये चीजें आगे जाके आप फिजियोलॉजी में इनको दोबारा से मस्कुलोस्केलेटल, जब आप वहां पर हार्ट को स्टडी करोगे तो वहां पर ये चीजें सारी आएंगी, इसलिए ये चीजें वहां पर आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगी। रनिंग थ्रू द मायोकार्डियम नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग फाइबर्स, जिनके अंदर हार्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि परकंजी फाइबर्स आपको पता है होते हैं, तो वो भी हमारे पास मायोकार्डियम के अंदर होते हैं। Atria and ventricles are separated by the rings of the fibrous tissue, which do not conduct electrical impulses. Consequently, when a wave of electrical activity passes over the atrial muscles, it only spread to the ventricle through the conducting system. कहता है बीच में हमारे पास कुछ फाइब्रस टिश्यूज भी होते हैं, लेकिन ये फाइब्रस टिश्यू कंडक्टिंग नहीं करती, सो लिहाजा जब हमारे पास नर्व आती है एट्रिया से वेंट्रिकल्स के पास जाती है, सो वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग सिस्टम के थ्रू ही जाती है। ओके, यहां तक था हमारे पास हार्ट की मसल्स, मस्कुलर लेयर्स। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो सरफेसेस ऑफ हार्ट, हार्ट की सरफेसेस कौन सी हैं, आगे हमारे पास डायग्राम हमारे पास होगी यहां पर।
ओके, डायग्राम हमारे पास नहीं ऐड है इसके अंदर। एनीवेज, यहाँ पर एक बच्चे बेसिक जो गलती करते हैं वो मैं आपको पॉइंट आउट करवाता हूँ। सबसे पहले तो देखें आप इंटीरियर सरफेस, जिसको हम स्टर्नोकोस्टल सरफेस भी बोलते हैं। ये क्या कौन सी सरफेस होती है जो कि मेनली फॉर्म की जाती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से। जैसा कि मैंने अभी आपको हार्ट के 3D स्ट्रक्चर में दिखाया कि मेनली आपके पास सामने की तरफ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल ही नजर आ रहा होता है, विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द वेंट्रिकल एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, जो कि एक दूसरे से सेपरेट होती हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव की मदद से। उसके बाद आती है डायाफ्रामेटिक सरफेस, इसको बोलते हैं इंफीरियर सरफेस, formed mainly by the right and left ventricle separated by the posterior interventricular groove। ये आपकी इंफीरियर सरफेस है जो कि डायाफ्राम के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। बाज बच्चे, मैक्सिमम बच्चे गलती ये करते हैं कि डायाफ्रामेटिक सरफेस को बोलते हैं बेस, क्योंकि आमतौर पर यही कंसेप्ट होता है कि चूंकि नीचे की चीज है तो वो बेस होगी, तो उसको बच्चे बोल देते हैं डायाफ्रामेटिक सरफेस को कि ये बेस है। लेकिन डायाफ्रामेटिक सरफेस हमारे पास इंफीरियर सरफेस है जो कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल बनाते हैं। द इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट एट्रियम इनटू व्हिच द इंफीरियर वेना कैवा ओपन्स आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ दिस सरफेस। कहता है राइट एट्रियम चूंकि नीचे से इंफीरियर वेना कैवा ने भी आना है, इसलिए वो भी इंफीरियर सरफेस बनाता है। और बेस या पोस्टीरियर सरफेस इज फॉर्म मेनली बाय द लेफ्ट एट्रियम। द बेस ऑफ द हार्ट लाइज ऑपोजिट टू द एपेक्स। चूंकि एपेक्स नीचे है, कंसेप्ट ये होता है कि एपेक्स के ऑपोजिट साइड पर हमारे पास बेस होती है। सो एपेक्स चूंकि नीचे है तो बेस उसके ऑपोजिट साइड पर होगी, तो वो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस बनाती है।